पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया है। ये मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता के घर पर बुलाई गई है। ये बैठक गणतंत्र दिवस परेड के बाद दोपहर में एक जाट नेता के घर पर होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने जाट नेता बीरेंद्र सिंह के घर पर समुदाय के नेताओं से मुलाकात की थी और वेस्ट यूपी के जाट लैंड में भगवा का परचम लहराया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शाह जाट समुदाय के नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों ने बताया कि जिन नेताओं को बुलाया गया है उनमें कई बीजेपी से जुड़े रहे हैं। अमित शाह ने इनमें से अधिकतर नेताओं से 2017 में भी मुलाकात की थी। जाट समुदाय के नेताओं के साथ अमित शाह की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल इस बार जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाकर वेस्ट यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ाने की कोशिश में है। दरअसल पश्चिमी यूपी में बेहद प्रभावी जाट समुदाय के अधिकतम लोग खेती से जुड़े हैं और केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का पश्चिमी यूपी में काफी विरोध हुआ। पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों में लगभग 20% जाट और 30 से 40% मुसलमान हैं। इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो लगभग 55 सीटें प्रभावित होती हैं। इन दोनों समुदायों के राजनीतिक रूप से साथ आने पर बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उधर सपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। माना जा रहा है कि सपा और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के समीकरण प्रभावित होंगे। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल गए थे। उसका भारी लाभ बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, लेकिन तब से अब तक की जो स्थिति है वो काफी बदल गई है। किसान आंदोलन के बाद भी हालात में बदलाव आया है। ऐसे में बीजेपी काफी सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 136 में से 109 सीटें मिली थीं, जबकि सपा के हिस्से में 20 सीटें आई थीं। बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। बाद में आरएलडी का इकलौता विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था। अब 2002 में वेस्ट यूपी से ही चुनाव का आगाज होने जा रहा है। पहले चरण में यहां 10 फरवरी को मतदान होगा। माफ कीजिएगा, हम आपको बता दें कि 2022 के चुनाव की यहां पर बात हो रही है और चुनाव का आगाज वेस्ट यूपी से होने जा रहा है। पहले चरण में यहां 10 फरवरी को मतदान होगा। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। पिछले चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो सपा छोटे दलों के सहयोग से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। तो अमित शाह तमाम जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे और बेहद अहम उनकी इस मुलाकात को माना जा रहा है क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश रहेगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जाटों का बोलबाला है वहां पर, और ऐसे में अगर जाट वोट बैंक उनके खाते में जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है इन मुलाकातों के बाद, और इसी पर हम चर्चा भी आज करने वाले हैं। हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, वहीं फखरुल हसन चांद साहब जुड़ गए हमारे साथ सपा से, और रोहित जाखड़ जी भी हमारे साथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जाट महासंघ के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अब अमित शाह तमाम जाट नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है अब जाट वोट बैंक को पूरी तरह साधने की कोशिश की शुरुआत है ये? देखिए जारा जी, लोकतंत्र में ये सभी को अधिकार है कि मतदाताओं से वोट मांगे जी। और इसी कड़ी में अगर अमित शाह जी जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है, क्योंकि पिछली बार के भी चुनाव में 2017 के चुनाव में जिस तरीके से जाटों ने हमारा साथ दिया था, तो आपको पता होगा कि आपने खुद अभी कहा कि 136 में 109 सीटों पर हम शामिल हुए, और हमें पूरा विश्वास है जब किसान आंदोलन में जो कुछ चीज हम समझाने में विफल रहे तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने सभी किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उसके बाद से ये मामला
एक तरीके से ठंडे बस्ते में है। अब लोगों को विश्वास है कि इन चीजों पर जो आगे की कार्रवाई है धीरे धीरे चल होती रहेगी और सब कुछ अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया जाएगा। और अगर हम जाट नेताओं से मिल रहे हैं तो हमें विश्वास है कि अमित शाह जी उनको लुभाने में सफल होंगे और जिस तरीके से पिछली बार हमको प्रचंड बहुमत उस इलाके में मिला था, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति होगी। जी जी, तो क्या लग रहा है अब जैसे कि सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर भाजपा के जहन में भी ये होगा कि जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में जाता है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं पिछले विधानसभा चुनावों की, तो अब जो स्थितियां हैं थोड़ा बदल चुकी हैं आप आलोक जी। ठीक है, हम मानते हैं परिस्थितियां बदली हैं थोड़ी, लेकिन आपने देखा कि टिकट बंटवारे के बाद किस तरीके से लोगों में आक्रोश आ गया। और मैं नहीं समझता हूं कि हमारी नीतियों के, कृषि नीतियों के भी जिस तरीके से हमने किसानों को गन्ना का भुगतान किया, रिकॉर्ड भुगतान हुआ है गन्ने का और लोगों के खाते में पैसे गए हैं, तो हम लोगों ने करके दिखाया है। दूसरों की तरह हम सिर्फ बातें नहीं किए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमने किया है और हम आगे भी करते रहेंगे, इसका पूरा विश्वास है। और उसके अलावा भी हमने यूपी में जिस तरीके की गंगा बहा दी है कामों की, उससे भी लोग प्रभावित हैं। चलिए देखेंगे कितना प्रभावित लोग होते हैं, वो तो जब वोट देंगे तभी सामने आएगा। रोहित जाखड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर बात रख सकते हैं अपनी। जायरा जी, मेरे परम मित्र आलोक जी कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है। आपने वर्षों में क्या भुगतान किया है वो नहीं पूछ रही जनता। जनता पूछ रही है कि आपने गत वर्ष में कितना बकाया है। और आप लोग, हाई कोर्ट आपको आदेश करती है कि गन्ना भुगतान करो और आपके केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के खिलाफ कंटेम्प्ट करती है। उसके बचाव के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, गन्ना मंत्री थाना भवन पे आते हैं, तो ये किसान हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये किसान हितैषी नहीं है। ये लोग किसानों की दमन करने का एक कारण है। 1.5 वर्ष तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा। कृषि कानून अगर ठीक थे तो हटाए क्यों, अगर गलत थे तो लाए क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ अपने काबिल मित्र से। और बड़ी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने जाट नेताओं को बुलाया है। जाट नेताओं को प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बुलाया था और उस बैठक में हम लोग भी थे। उस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 1 वर्ष में जाट आरक्षण को पुनः लागू किया जाएगा कमेटी को गठित करने के माध्यम से। लेकिन अफसोस है, कमेटी के गठन की तो दूर की बात है, आज तक चर्चा भी नहीं की। ये लोग 2019 के चुनाव के बाद इनके वरिष्ठ प्रवक्ता और सांसद कहते हैं कि चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई। अरे चौधरियों की चौधराहट ना इनके कहने से खत्म होनी है ना खत्म होगी। चौधरियों की चौधराहट थी, है और रहेगी। ये जनता की दी हुई चौधराहट है। इनके कहने से, कौवों के कोसने से डंगर नहीं मरा करते। जी आलोक जी क्या कहेंगे? जैसे कि रोहित जी तो आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक रखते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जबकि ये तो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट महासंघ के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ पर तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ठीक है, चलिए रोहित जी जवाब ले लेते हैं। रोहित जी जवाब ले लेते हैं। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने देखिए, चौधरी साहब को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें भी जाट नेताओं से मिलकर उनसे वोट मांगने का भी अधिकार है। और किसानों के कैसे कह रहे हैं, हर किसान के खाते में पैसा गया है, इसको ये नहीं नकार सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं दिया सर। और गन्ना का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान हुआ है, चाहे जिस माध्यम से हुआ, लेकिन भुगतान तो हुआ है ना। और आगे भी इस तरीके का भुगतान हम करते रहेंगे। बकाया कितना है मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। नहीं, आप चौधरी साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे बोलिए। और अगर हम कृषि कानून लाए थे, हमारे समझ से वो किसानों के हित में था, किसी कारणवश प्रधानमंत्री और हमारी टीम इनको समझा नहीं सकी, तो अगर नहीं समझा सकी तो हमने उसको वापस ले लिया, हमने हाथ जोड़ा। तो अब देखिए, गलती कबूल करने के लिए भी 56 इंच की छाती चाहिए। लोग गलतियों पे गलतियां करते हैं और कबूलते नहीं है। हमने कबूल लिया, अब हमारी किस बात से आप उनसे नाराज? ठीक है, चलिए आलोक जी, लेकिन तमाम बातें तो ये भी सामने आ रही थी कि चुनाव नजदीक थे, इस वजह से ये कानून वापस ले लिए गए। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता को क्या समझ में आया है और किस तरीके से वो अपना वोट देगी और किसको जिताने वाली है। फखरुल हसन साहब जी, आप इन सब पर क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से जाट वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की या फिर सेंध
लगाने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आपका ये जो गठबंधन है आरएलडी के साथ, क्या आपको पूरा भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि आप पश्चिमी यूपी में अपना परचम लहरा पाएंगे? देखिए, हम बात है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब परिवर्तन चाहते। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा देश के किसान धरने पे बैठा रहा। जनता पार्टी के लोग थे जिन पाकिस्तानी आतंकवाद खालिस्तानी का नाम दिया, उनके रास्तों में कील काटे, कदमे लगाने का काम करा। 10 जनवरी है और 26 जनवरी 2000 सकता है जब किसान नेता आंसुओं था, यही भारतीय जनता पार्टी उनके आंसुओं पे और कह रहे थे कि देखो रुक। उसके बाद जो पश्चिमी देश में माहौल बदल जाता है तो वो भी तो जाट नेता है, किसानों के नेता है, भूल जाते हैं कि किस तरीके से किसान को अपमान करने का काम किया। 700 से भी ज्यादा किसान कहाँ थे अमित शाह जी? उस समय उन्होंने जाटों से हाल चाल क्या है, एक साल से कर रहे हो, कैसे हो, आपका चल रहा है, कैसे आपका आज आपको जाटों की याद आनी, इसलिए चुनाव है 26 2021 को देश भूखा है न भूखे हैं। समझते अमित शाह जी 26 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अमित शाह भी जाट नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। रोहित जाखड़ जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक भी रखते हैं और जाट महासंघ के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में जो जाट समुदाय है वो किस तरफ उसका रुख देखने को मिल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालातों के मद्देनजर? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि तमाम दल तो पूरी कोशिश पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं अपने पक्ष में करने के लिए समुदाय को। पंद्रह का प्रधानमंत्री जी का किया हुआ वादा, जो उन्होंने धोखा दिया, अब तक जाट आरक्षण पे कोई कमेटी नहीं गठित की और ना कोई जाट आरक्षण लागू की। 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान समाज के प्रति हुई बर्बरता, हमारे युवा 10-10, 12-12 साल के बच्चे पुलिस की गोलियों से मारे गए और कुछ उम्र कैद तक की सजा काट रहे। 2019 में सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा कहना कि चौधरियों की चौधराहट खत्म होगी, ये सब समाज में जो भारी रोष उत्पन्न किए हैं और जो 1.5 वर्ष किसान आंदोलन चला है उसमें जाट समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और जो सरकार ने वादे किए थे, जिन समझौतों के साथ किसान आंदोलन खत्म हुआ, आज 1 महीना 18 दिन के बाद भी कोई भी उसमें आगे एक कदम भी नहीं उठाया गया। ये अफसोस है हमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे को धोखा देने का काम कर रही है और हमने फैसला किया है कि जो किसानों की बात करेगा, हमारे प्रति समाज के हित में कार्य करेगा, निश्चित ही हम उसके पक्ष में जाएंगे। और इस बार चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद जो हाथरस में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसमें जयंत चौधरी के ऊपर जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई, जो लड़ाई उन्होंने दलितों की लड़ी, और उसके बाद किसान आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई, 56 से 60 रैलियां किसानों के पक्ष में करी, तो किसानों ने जाट उसमें संलिप्त है, संगठित होकर। चलिए ठीक है रोहित, चलिए रोहित जी, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोहित जी के हिसाब से तो जाट समुदाय फिलहाल बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये आपके काम से संतुष्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बातों से तो यही लग रहा है। देखिए जयरा जी, इनका अपना आकलन है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी संजीव बलियान जी की भी बात चल रही है, वहां से हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं और हम इस विश्वास के साथ हैं कि किसान हमारे साथ आएंगे। ये लोग जिनकी बातें कर रहे हैं उन लोगों में कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई दम नहीं है और वो सब जातिगत पार्टियां हैं। अगर जैसा कि
जाटों ने छोड़ दिया था पिछले चुनाव में जयंत जी को, तो क्या हालत हो गई थी उनकी। लेकिन अभी तो वो सपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं ना, गठबंधन की। नहीं, सपा के साथ को लोगों ने छोड़ दिया था, क्या हालत हो गई सपा। ये सब जातिगत पार्टियां हैं, इनका नेशनल लेवल पर कोई रेकनिंग नहीं है, कोई इनकी दम नहीं है नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पर बीजेपी है। अगर बात होगी तो किसानों की, देखिए चुनाव तो अभी उत्तर प्रदेश में है ना, लोकसभा चुनाव थोड़ी ना, ये तो विधानसभा चुनाव है, और जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जातिवाद तो मैटर करता ही है। आप जायरा जी मुझे पूरी बात कह रहे हैं। जब किसानों के हित की कोई बात होगी, कोई प्रोग्राम लाया जाएगा, कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सिर्फ जाट ही जो किसान है उनके लिए नहीं किया जाएगा। अब ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जाट थे किसान आंदोलन में। अरे सबसे ज्यादा तो सरदार थे किसान आंदोलन में, पूरा देश दुनिया देख रहा था कि सबसे ज्यादा पगड़ी थी। जी चलिए ठीक है, पंजाब में भी चुनाव है, देखेंगे पंजाब के क्या नतीजे होते हैं। चलिए ठीक है, फखरुल हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है फखरुल हसन साहब, बात रखिए अपनी। जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जयंत चौधरी को जाटों ने छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी को जाटों ने छोड़ दिया, क्या हालत हुई थी। उन्होंने मित्र से कहना आपको जाटों ने छोड़ दिया, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिए कि आप क्या हालत हुई है। दूसरी चीज ये कि जितने नेता बातचीत चल रही है, कभी से बातचीत चल रही है, कभी दूसरे नेताओं से बातचीत चल रही है, कहाँ से जब किसान क्यों नहीं बातचीत करना। तब तो आप खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे थे, ये नकली है, ये परगट वाले किसान हैं, किसानी नहीं है, आंदोलन ही पंजाब में चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं। आज आपकी किसान भी जानता है, जाट भी जानते, और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भी जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता है आज अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का राज। इससे पहला सवाल है कि जब हमारे साथ जब किसान एक धरने पे बैठा हुआ 500 से ज्यादा किसान आदत हो गई, जब 26 जनवरी लाल किले पे जाने को आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा था। शाह जी कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी मंत्री विधायक नेता बड़े बड़े लीडर, नेशनल पार्टी, हाँ आपकी नेशनल पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री का। चलिए ठीक है फखरुल हसन साहब जी, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, किसी टेक्निकल इशू है शायद कोई। रोहित जी यहाँ पर कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। रोहित जाखड़ जी क्या कहना चाह रहे हैं। आलोक जी कह रहे हैं कि हम जातिवादी पार्टी नहीं है, जो पार्टी अपनी संगठन में जाति के आधार पर मंडल अध्यक्ष तक नियुक्त करती हो वो हमें जातिवाद का पाठ पढ़ा रही है। जो पार्टी जातियों को देख के जातीय सम्मेलन करती हो वो हमें पार्टी उसका जाति का पाठ पढ़ा रही है। जो पार्टी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जिस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हो कि हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं जाट मुस्लिम दंगा है, जो पार्टी हमें हिंदू ही ना मानती हो, आज जाट उनके लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि अमित शाह को उन्हें बैठक में बुलाना पड़ रहा है। ये दबाव की राजनीति है। आज इन्हें भय है, डर है कि जो मुखर जाति है ये जाट है और निश्चित ही ये डेंट करेगी। और रही बात चौधरी चरण सिंह के परिवार को छोड़ने की, वो हमारा परिवार है। हालत कुछ नहीं हुई थी, 4700 वोट से चौधरी साहब चुनाव हारे थे और जिन परिस्थितियों में हारे थे सबको पता है। तो हालात कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। जो कमियां थी वो हम दूर करेंगे और निश्चित ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को स्थापित करने मेरे पास। आलोक जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। चौधरी साहब ने कहा कि 4700 वोट से हारे थे, हार एक वोट से भी हार होती है। और कितनी सीटें मिली थी, मात्र एक सीट मिली थी इनको, वो भी बंदा बीजेपी ज्वाइन कर गया बाद में। ये क्या बात कर रहे हैं, ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये जातिगत पार्टियां हैं। इनका और समाजवादी पार्टी का दोनों का जातिगत ही पार्टियां हैं। हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं अब। इससे आप मुखातिब होइए कि हम अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान में ही नहीं सारे के वोट मांगनी पड़ रही है। अभी तो गृह मंत्री को जाके घर घर वोट मांगनी पड़ रही है। आप लोग हार को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। आपके शीर्ष नेतृत्व को जमीन पे आना पड़ा है। चलिए ठीक है, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सोचना चाहिए। आपका आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।